आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक राजकुमारी के ऊपर आधारित है। और अगर इस राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं हुई तो एक राक्षस जाग जाएगा जो पूरी किंगडम को तबाह कर डालेगा। और वो राक्षस आखिरकार राजकुमारी को हमेशा के लिए उठा ले जाएगा और वो उससे शादी भी कर लेगा। और यहाँ हम दूसरी तरफ राजा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए काफी परेशान भी होता है, जिसकी वजह से वो अपने पड़ोसी राज्य से ही एक राजकुमार को बुलाता है ताकि राजकुमारी उसे देखकर उसे पसंद कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगले ही दिन राजकुमारी का 18वां जन्मदिन था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजकुमारी अभी अपनी शादी नहीं करना चाहती थी और वो अपने पिता के दबाव में आकर ये शादी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राजकुमारी शादी से इनकार करके अपना घर छोड़कर भागने लगती है। अब इसके बाद हमें एस्पर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल से कुछ फल और सब्जियों को तोड़कर अपने घर जा रहा होता है। और इसी दौरान इसके पास से राजकुमारी अपने घोड़े से गुजर रही होती है और यह अचानक से अपने पास से घोड़ा गुजरता हुआ देखकर डर के मारे नीचे कुएं के पानी में गिर जाता है। अब ऐसा देखकर वो राजकुमारी रुक जाती है और उस लड़के को पानी से बाहर निकालती है। और यहाँ पर एस्पिन उसे खाने के लिए कुछ फल और सब्जियां भी देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजकुमारी इतनी भूखी होती है कि वो सारे फल और सब्जियों को खा जाती है। और इसी दौरान हमें राजकुमारी और एस्पन की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद राजकुमारी अपने रास्ते निकल जाती है, लेकिन इसी दौरान एस्पिन उससे उसका नाम पूछने लगता है, क्योंकि यहाँ एस्पिन को नहीं पता होता कि वो एक राजकुमारी है। लेकिन इस पर वो राजकुमारी जवाब देती है कि अगर हमारी किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अब अपना खाली झोला लेकर एस्पन अपने घर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पिता और भाई वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग एस्पिन का खाली बैग देखकर वो लोग गुस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बेहद गरीब होते हैं और ये एस्पिन ऐसी गलतियाँ अक्सर करता रहता था। अब इसके बाद एस्पिन के भाई और पिता उसे घर छोड़कर खुद खाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को एस्पिन आग के पास बैठा होता है, लेकिन इसी दौरान वो अपने पूरे घर को जला देता है। अब अगली सुबह जब एस्पिन के फादर आकर जला हुआ घर देखते हैं तो वो काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस आग के जलने की वजह से उनकी वाइफ की आखिरी फोटो भी जल चुकी थी। अब हम देखते हैं कि इसी दौरान यहाँ पर वो राजकुमार भी आता है जिससे उस राजकुमारी की शादी होने वाली थी। अब वो यहाँ पर एस्पिन की फैमिली से पूछता है कि क्या उन्होंने राजकुमारी को देखा है कहीं, लेकिन सब उसकी इस बात पर मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मना करते वक्त एस्पिन के भाव कुछ ठीक नहीं दिखते और इसी दौरान राजकुमार एस्पिन की गर्दन पर तलवार रखकर पूछने लगता है। और इसी दौरान एस्पिन के फादर उसे बताता है कि एस्पिन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये हमेशा आलतू फालतू काम और चीजें करता रहता है। और ऐसा कहने की वजह से वो राजकुमार एस्पिन पर हंसने लगता है और वो कहता है कि वो बहुत ही जल्दी राजकुमारी को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवा लेगा और उसका सारा राज हड़प लेगा। अब यहाँ से वो राजकुमार तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एस्पिन को भी समझ में आ जाता है कि वो एक राजकुमारी से मिला था। अब दूसरी तरफ हमें उस राजकुमारी को दिखाया जाता है जिसे राक्षस ने उठा लिया था। अब यहाँ पर एस्पिन के फादर एस्पिन को छोड़कर बाकी लोगों को पैसे देते हैं ताकि वो उस राजकुमारी को ढूंढ ले और उन्हें इनाम मिल सके और दोबारा से ये अपना घर बना सके। अब हम देखते हैं कि एस्पिन अपने भाइयों के पीछे जाने लगता है और वहीं रास्ते में से टूटा हुआ एक शीशा मिलता है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इन तीनों को एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। अब यहाँ पर मदद के लिए एस्पिन उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके भाई किसी की अरे गरे की मदद करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लोग सफर में आगे निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक लंबी नाक वाली एक बुड्ढी होती है और उसकी नाक एक पेड़ में फंस चुकी होती है। और यहाँ पर एस्पिन उसकी मदद करने लगता है। तब यहाँ पर वो बुढ़िया एस्पिन से पूछती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर एस्पिन उसे बताता है कि वो एक राजकुमारी को ढूंढ रहा है। तब बुढ़िया बताती है कि वो श्राप सच हो चुका है और वो शैतान राजकुमारी को ले जा चुका है। और यहाँ पर ये बुढ़िया बताती है कि उस राक्षस को सिर्फ एक ही तलवार से हराया जा सकता है। तब एस्पिन उससे उस तलवार के बारे में पूछने लगता है। अब यहाँ पर इस बुढ़िया को ये एस्पिन काफी नेक लगता है, जिसकी वजह से वो उसे तलवार पाने का मैप दे देती है। अब उस मैप को फॉलो करते हुए एस्पिन आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके भाइयों को देखते हैं जिन्हें एक गोल्डन एप्पल्स की टोकरी मिलती है और उसे देखते ही ये लोग खाने लगते हैं। अब ये लोग उस एप्पल को खा ही रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं और वो इनसे कहने लगती हैं वो नहीं और भी अच्छा खाना खिलाएंगी। और ऐसा सुनकर ये दोनों भाई इन सुंदर लड़कियों के साथ जाने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ एस्पिन को देखते हैं जो कि मैप से अपने रास्ते की तरफ जा रहा होता है और उसे भी रास्ते में एक गोल्डन एप्पल की टोकरी मिलती है। इसके बाद वो भी उसी गुफा के अंदर जाने लगता है और अंदर जाने के बाद देखता है कि उसके भाई भी वहीं पर है और कुछ सुंदर लड़कियां उन्हें खाना भी खिला रही हैं। अब यहाँ पर वो लड़कियां एस्पिन को भी खाना खाने के लिए कहती हैं, लेकिन जैसे ही एस्पिन उसकी तरफ हाथ अपना बढ़ाता है तैसे ही वो खाना बदलकर कीड़ों मकोड़ों में बदल जाता है। और ऐसा देखकर एस्पिन काफी चौंक जाता है। अब ऐसा देखकर उसमें से एक लड़की एस्पिन को वही गोल्डन एप्पल खाने के लिए देती है और बाकी लड़कियां भी उनके भाइयों को एप्पल्स खिला रही होती हैं। और ऐसा देखते ही एस्पिन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर वो इस एप्पल को नहीं खाता, वो सिर्फ दिखावा करता है। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एस्पिन ने जो एप्पल खाया था उसका असर खत्म हो रहा था और उसे सब कुछ रियलिटी दिखने लगा था। और यहाँ पर अब वो सुंदर लड़कियां उसे चुड़ैलों के रूप में दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर ये लोग जो खाना खा रहे थे वो खाना नहीं कोई बल्कि कीड़े मकोड़े होते हैं। अब यहाँ पर बड़े ही प्यार से एस्पिन अपने भाइयों से कहता है कि चलो हम नया घर देखने के लिए चलते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एस्पिन के पीछे चलना शुरू कर देते हैं,
लेकिन यहाँ पर ये चुड़ैलें भी इनकी चाल समझ जाती है और इनका रास्ता रोकने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एस्पिन बहुत ही बहादुरी से काम लेकर अपने भाइयों को बचा लेता है और अब एस्पिन उस मैप के जरिए आगे बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ी दूरी तय करने के बाद आगे एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं। अब यहाँ पर एस्पिन मैप में देखता है कि उसकी तलवार एक लेक में है और इसी दौरान यहाँ पर ये राजकुमार भी आ जाता है, जो कि इन तीनों से उस राजकुमारी के बारे में फिर से पूछने लगता है और यहाँ पर इन्हें कुछ पैसे भी देता है। और पैसे पाते ही एस्पिन के भाई एस्पिन से कहने लगते हैं कि उस राजकुमार को ये मैप दे दो, लेकिन इसके लिए वो सीधा मना कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर राजकुमार और एस्पिन के बीच में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद एस्पिन वहाँ से भागते हुए एक झरने के पास आ जाता है और यहाँ पर उसका पीछा करते हुए राजकुमार भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। अब यहाँ पर एस्पिन अपने भाइयों को लेकर नीचे झरने में कूद जाता है और यहाँ पर एस्पिन के भाई उसे डांटते भी हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से हमें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये मैप को फॉलो करते हुए उस लेक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हम इसी दौरान देखते हैं कि काफी ज्यादा कोहरा होने की वजह से एस्पिन अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो राजकुमार एस्पिन के भाइयों को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो उस राजकुमारी से शादी करेगा और उसके बाद वो उसे मार डालेगा। अब यहीं दूसरी तरफ हम एस्पिन को देखते हैं लेक के किनारे पर और वो अपनी तलवार को पा चुका था। अब इसके बाद एस्पिन अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसी दौरान वो देखता है कि राजकुमार ने उसके भाइयों को कैद कर रखा है। यहाँ पर एस्पिन भालू की पोशाक पहनकर उनको डराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और इनके साथ साथ वो भी पकड़ा ही जाता है। अब हम देखते हैं कि रात को राजकुमार और उसके साथी लोग खाना बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू से वहां पर राक्षस भी आ जाता है और वो इन सब पर हमला करने लगता है। अब उस राक्षस की डर की वजह से सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो राक्षस राजकुमार और उसके भाई को पकड़कर ले जाता है। अब ऐसा देखकर एस्पिन रोने लगता है, उसे लगता है कि सब कुछ उसकी ही वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे उसका भाई समझाता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सबको बचाने के लिए उस राक्षस की गुफा में जाने लगता है। अब इस गुफा में उस राजकुमार को देखते हैं जो कि राजकुमारी से मिलता है और यहाँ पर वो राजकुमारी से कहता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर एस्पिन का ब्रदर भी साथ में होता है और वो कहता है कि इसके इरादे नेक नहीं है और ये शादी के बाद तुम्हें मार डालेगा। तो राजकुमारी उससे पूछती कि आखिर तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक इंसान हूँ और बहुत जल्दी मेरा भाई यहाँ पर हम सबको छुड़ाने के लिए आ रहा होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्पिन उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर वो राजकुमारी अपने भाइयों से मिलता है और इसी दौरान जब ये सब गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं तभी वो राक्षस जग जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सब अपने रास्ते पर निकल चुके होते हैं, लेकिन वो राजकुमार अभी भी उसी गुफा में फंसा होता है। अब हम देखते हैं कि राक्षस इनको मारने के लिए पहाड़ी पर निकल जाता है और ऐसा देखकर एस्पिन उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन गलती से उसकी तलवार पहाड़ी के नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर वो राक्षस एस्पिन को मारने वाला होता है, लेकिन इसी दौरान वो राजकुमारी और उसका भाई उस शैतान पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। अब इसी बीच एस्पिन भी अपने बैग से उस शीशे को निकालता है जो उसे रास्ते में मिला था और यहाँ पर एस्पिन उसे सूरज निकलने का वेट करता है ताकि वो उसे रोशनी पैदा कर सके, जिसकी वजह से वो राक्षस अंधा हो जाएगा और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो सकेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही सूरज निकलता है तो एस्पिन उस शीशे की मदद से उसकी रोशनी उस शैतान के ऊपर करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राक्षस अचानक से ही पूरा का पूरा पत्थर में तब्दील होने लगता है और यहाँ पर यही वजह होती थी कि वो शैतान सिर्फ रात में ही निकलता था, क्योंकि दिन में उसे सूरज की रोशनी से काफी डर था, क्योंकि उसे पता था कि दिन की रोशनी उसे मार डालेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्पिन अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को उसके राज तक पहुंचा देता है और यहाँ पर राजकुमारी को देखकर उसके माता पिता काफी खुश होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारा इनाम भी देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एस्पिन घर पे पहुंचता है तो वहाँ पर उसके भाई उसके पिता से बता रहे होते हैं कि ये इनाम उन्हें एस्पिन की वजह से ही मिला और ऐसा देखकर एस्पिन के फादर उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उसे माफ कर देते हैं और ये लोग इस पैसों से एक नया घर भी बनाते हैं। अब फिल्म की एंडिंग में हम देखते हैं कि राजकुमार उस फल को खा रहा होता है और यहाँ पर ये इन चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।